बरसात की एक शाम दरांती गांव के दो लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे लोग काफी उदास हैं। जहां ये लोग मिलकर भोलू की चाय के 2-3 कप पी जाते हैं, वहां किसी ने आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव के मुखिया जी भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे रामलाल, तुम लोग यहाँ इतने उदास होकर क्यों बैठे हो भाई? मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आपकी चाय तैयार है मुखिया जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ भोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सिर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोगों ने बताया नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मुखिया जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन इन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हैं मुखिया जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसे 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी लोगों ने मिलकर अपने पैसे बचाकर इस गांव में एक अस्पताल बनवाया, लेकिन हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है पर बिस्तर खरीदना बाकी रह गया है। हमारे पास और पैसे नहीं बचे। ऐसी बात है, मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वे तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है कि उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरी तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया है, और जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। वैसे भी ये तो बहुत बड़ा नेक काम है, भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देते। अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वह जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात बनी तो उन्हीं को बेच देंगे। रामलाल, कबीर और भोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने मुखिया जी का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन मुखिया जी रामलाल और कबीर इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। अभी वे रास्ते में थे कि बहुत जोर से बारिश होने लगी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। अब क्या होगा? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहाँ एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन पर उतरकर पहले हमें नदी के किनारे पहुँचना होगा, फिर वहाँ से नाव लेकर नदी पार करनी होगी। ऐसे ही बात करते करते समय गुजरता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुँचे, शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वे तीनों आकर ही उतरे। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा आम दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वे तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। वे स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था, आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिख रहा। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं, मुझे तो कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर फिर से बारिश आ गई तो। थोड़ी देर में वहाँ एक बैलगाड़ी आती हुई दिखी। मुखिया जी ने बैलगाड़ी वाले को देखते ही पहचान लिया। वह उनका पुराना दोस्त था। अरे रतन भैया, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस घर वापस ही जा रहा था। और तू बता, इतनी रात में हमारे गांव की याद कैसे आ गई तुझे? कुछ नहीं रतन भैया, ये मेरे गांव के 2 दोस्त हैं। इन्होंने पैसे मिलाकर गांव में अस्पताल बनवाया, लेकिन इस तरह खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अपने गांव में जो जमीन पड़ी है उसे बेच दूं। आप ऐसा करें कि हमें नदी तक छोड़ दें, वहाँ से हम नाव लेकर अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद रतन उन्हें लेकर नदी के पास जाने लगा। जैसे ही वे नदी के पास पहुँचे तो देखा कि नावें तो हैं, लेकिन कोई मल्लाह नहीं है। अब क्या होगा मुखिया जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए हैं।
नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई है। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वे तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी और अभी तो कोई नाविक भी नहीं है घाट पर जो नाव से अपने घर जा सकोगे। इसके बजाय ऐसा करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है, सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आज की रात वहीं गुजार लेते हैं। हाँ, कबीर ने सही कहा। हम रतन भैया के घर पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब लोग मिलकर रतन के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर से मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों है? ये फर्श भी भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में यह घर तो आधा समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूँ और पानी शायद खिड़की से अंदर आ गया होगा। रतन भैया, आपने आज हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, क्या बताऊं। ऐसी कोई बात नहीं है, घर में खाने को तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाया। आप इसकी चिंता मत करो, इतने खराब मौसम में रात गुजारने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते। ठीक है, आप लोग यहाँ अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बोलकर रतन बाहर चला गया और वे तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। गहरी रात में अचानक मुखिया की नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। मुखिया शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। मुखिया तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चोर आ गया क्या? रतन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। कबीर, रामलाल, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रामलाल और कबीर दोनों नींद से जाग गए। अरे रतन कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। आपने ठीक से देखा था मुखिया जी? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो तो बाहर। यह देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है। लगता है मैंने रतन भैया को यहीं देखा था। ऐसा लग रहा है जैसे वह चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर यह देखूं। देखो तो, वहाँ क्या है? मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर रामलाल को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन यह किसका है? रतन भैया भी कहाँ चले गए? ठीक है, यह दूसरों का पैसा है, हमें इसकी जरूरत नहीं। इसे जैसे था वैसे ही अच्छे से रख दो और वहाँ से चलो। डरो मत, मैं रतन हूँ। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में ईमानदार हो। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे और मैं अकेला आदमी तुम तीनों के सामने टिक भी नहीं पाता। जहाँ तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है और यहाँ इतने सारे पैसे हैं। लेकिन आप? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूँ। एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर रेलवे लाइन के उस पार जा रहा था, तभी अचानक एक ट्रेन आ गई। छोड़ो इस बात को, मैं मर तो चुका हूँ, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था, आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैंने थोड़ा परख लिया। बस ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो पैसे हैं उसे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वे तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात, एक भूतिया घर में बिताए हुए वे पल उनके मन में पूरी तरह से कैद हो गए। लेकिन उनके कदमों के नीचे से जमीन तब निकली जब वे ट्रेन में बैठकर वापस जाने लगे और उनकी नजर बैलगाड़ी चलाते हुए रतन पर पड़ी। अगर रतन यहाँ है तो उस रात हमें वहाँ कौन मिला था? क्या कोई अच्छा छलावा या कोई भूत? कमेंट में जरूर बताइएगा।